नमस्कार बच्चों, मैं अंजनी कुमार सिन्हा आप लोग के सामने आज पार्ट 3 जो है राजनीति विज्ञान का चुनाव और प्रतिनिधित्व उसको लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। चलिए, तो हम लोग आज इस कक्षा के माध्यम से क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में थोड़ा सा पहले चर्चा कर लें। आज इसका जो बेसिक जो है वो जानेंगे कि चुनाव क्या होता है, प्रतिनिधित्व क्या होता है, उसकी अवधारणात्मक व्याख्या हम लोग करेंगे। उसके बाद जो है विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियाँ जो पूरे विश्व में चलती है उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानेंगे। उसके बाद जो है हम लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझेंगे और चुनाव की कौन कौन सी विधियां जो है हमारे भारत में खासकर जो संचालित होती है, किन माध्यम से जो है किस किस प्रकार से चुनाव संपन्न होते हैं हमारे देश में, उसको जानने का प्रयास हम लोग करेंगे। चलिए, आज इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि चुनाव क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पूर्व की कक्षा में भी बात किए थे कि नियम का होना जो है वह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मान लेते हैं आप शतरंज एक खेल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से जो आपका बेसिक डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है उससे जानने का प्रयास करते हैं। क्या देखते हैं आप इसमें एक नियम होता है जिसके अनुसार उसके जो पासे होते हैं उसके अनुसार चला जाता है। इसमें भी आप देखते हैं कि एक नियम होता है, ठीक है। और क्या देखते हैं कि इसका जो है एक रेफरी होता है या एम्पायर होता है जो खेल की निगरानी करता है। क्या करता है? निगरानी करता है। और जो निश्चित नियम होते हैं उसके अनुसार जो है क्या होता है बच्चों, एक परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, ठीक है। सेम प्रक्रिया जो है बच्चों वह चुनाव में भी होती है। यहाँ भी एक नियम होता है, उस नियम के आलोक में जो है पूरा प्रक्रिया संचालित की जाती है और उसके ऊपर जो है कोई एम्पायरिंग काम करते रहता है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार यहाँ पर परिणाम निकलते हैं, हार जीत होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी कोई हारता है और कोई जीतता हुआ है, ठीक है। चलिए, एक और जो है आपके क्लास आपसे जुड़ा हुआ उदाहरण देकर के मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि चुनाव किसे कहते हैं, ठीक है। आप लोग 11th क्लास में पहुंच गए हैं। उसके पहले आप लोग देखे होंगे कि 9th 10th में देखते होंगे कि जो है एक क्लास का जो है क्या होता था, मॉनिटर हुआ करता था, ठीक है। क्या होता था? मॉनिटर होता था। इसकी चुनाव कैसे होता था, कौन सेलेक्ट करता था इसको कि यहाँ फलना व्यक्ति जो है मॉनिटर होगा। तो कई बार देखते थे कि हमारे क्लास टीचर बोलते थे कि या फलना लड़का ठीक है या फलना लड़की ठीक है, तो उसको बना दिया जाता था। लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि बच्चों को ही आज़ादी दे दी जाती थी कि तुम ही लोग आपस में से निर्णय करो कि कौन रहोगे अच्छा से। तो उस दृष्टि में हम लोग फिर क्या देखते थे कि जो सबसे ज़्यादा उपस्थित रहने वाला बच्चा होता था या जो ज़्यादा होमवर्क बनाता था या ज़्यादा जो तेज इंटेलिजेंट जो बच्चे रहते थे उसको अमूमन चुना जाता था। तो कहने का मतलब है कि यह चुनाव जो है कोई बेसिक जो है नियम पे बना था, चाहे आधार कोई हो। जब वह बच्चा चुन लिया जाता था तो हम लोग क्या देखते हैं, चुनाव का मतलब बेसिक क्या होता है, चुनना। जैसे आम जीवन में भी जब हम लोग बाजार जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, तो क्या होता है उसमें से जो अच्छी चीज़ रहती है उसको चुनने का प्रयास करते हैं। वह क्या है? चुनना है, चुनाव है, ठीक है ना। लेकिन यह चुनाव जो है यह देश के लिए चुनाव है, ठीक है। वह फल सब्जी वाली बात नहीं है। यह चुनाव जो है देश की राजनीति को संचालित करने के लिए पूरी विकास जो है इस चुनाव पे डिपेंड करता है आपका आने वाले समय के लिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ प्रतिनिधित्व क्या है। जब यहाँ पर मॉनिटर जो है आपका चुन लिया जाता था तो क्या करता था यह मॉनिटर, आपकी क्लास की कोई भी समस्या होती थी तो यह किसके पास जाता था? प्रिंसिपल के पास जाता था या सारे बच्चे चले जाते थे? नहीं, यह बच्चा मॉनिटर जाता था। तो यह बच्चा जो था यह किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? पूरे क्लास का जो है प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? मॉनिटर कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? जब कोई बच्चा पूरे क्लास का प्रतिनिधित्व करके प्रिंसिपल के पास जाता है तब उसको कहेंगे प्रतिनिधित्व। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं और क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने इलेक्शन के संबंध में
क्या बातें कही है, उसकी महत्ता के बारे में बताया है कि अगर आप अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, आप अपनी उन्नति चाहते हैं, आप अपनी खुशी चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इलेक्शन के दरमियान मतदान करने से नहीं भूलना चाहिए, उसको किसी भी स्थिति में नहीं भूलना चाहिए। चलिए, ये चीज़ें जो है हम लोग देख चुके हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने बोर्ड पर ही इसके बारे में आपकी चर्चा कर दी है। यही उदाहरण देकर के भी आपको समझाया गया कि चुनाव क्यों जरूरी है, इसके नियम क्या क्या होते हैं, अगर कोई इसमें परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या होता है, उसमें चेंजेज आ जाएगा। जो नियम के अनुसार हुआ, अगर उस नियम में परिवर्तन कर दिया जाए तो परिणाम सेम नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चुनाव संबंधी जो विचार विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई है उसके संबंध में जो है हम लोग बात करते हैं। डॉक्टर एम.बी. पायली जो हैं, एम.बी. पायली देखिए यहाँ पर पिक्चर भी उनका मैंने यहाँ पर लगाया है। यह केरल के जो है शिक्षा एवं प्रबंधन के लिए जो है पिता कहे जाते हैं, और यह कहते हैं कि चुनाव एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज था जो संविधान सभा के जो सदस्य हुआ करते थे वो इसकी इंपॉर्टेंस समझते थे, और इसी कारण से पूरा का पूरा एक अध्याय जो है इस पे जोड़ रखा गया है। ठीक है, यह इतना इंपॉर्टेंट था कि वह संविधान सभा द्वारा एक चैप्टर के रूप में संविधान में बच्चों यह दर्ज है। ठीक है, चलिए हृदयनाथ कुंजरू जो के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या विचार था। और यह भारत एंड स्कॉट गाइड जो है उसके संस्थापक हैं, यह उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और यह कहते हैं कि जो इलेक्शन का कराने की जिसकी जिम्मेवारी है वह अगर गलत हाथों में, गैर जिम्मेदार हाथों में चला जाए तो वह लोकतंत्र जो है पहले शुरू होने से पहले ही जो है वह क्या हो जाएगा, विषाक्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब वह शुरू जैसे ही होना शुरू हुआ वह पहले शुरू नहीं होगा, वह गंदा हो जाएगा, वह बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कौन बोलते हैं? हृदयनाथ कुंजरू बोलते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्शन के संबंध में जो है भीमराव अंबेडकर भी बहुत अहम रोल अदा किए हैं, और इन्होंने तो यह व्यवस्था कराई थी, बल्कि संविधान में संशोधन उसी समय करा दिया गया था कि पूरे भारत के निर्वाचन के लिए जो है एक ही निर्वाचन पदाधिकारी होगा, और उसी पर जो है सारा इलेक्शन की जिम्मेवारी होगी। ठीक है, इनके बारे में बहुत सी चीजें दी गई हैं नीचे में। यह मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, आदि आदि जो बातें हैं वो आप स्लाइड्स के माध्यम से बाद में भी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे पर्सनालिटी रही है इनकी। चलिए देखिए यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है बच्चों, आप देखेंगे कि आपकी पुस्तक में जो है यह चित्र आपको नहीं मिलेगा, और यह बहुत पुराने पिक्चर वहाँ पे लगाई गई है किताबों में। लेकिन यहाँ पर अभी जो करंट इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसकी तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है ताकि आप अपने आप को अटैच कर पाएं उस चीज से कि इलेक्शन के दरमियान क्या क्या चीजें होती है। जैसे देखिए यहाँ पर 2 रैलियों का जिक्र और 2 प्रमुख जो नेता हैं उनकी तस्वीर लगाई गई है ताकि आप जो है अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चुनाव के बारे में समझ पाएं। चलिए देखते हैं कि अब चुनाव जो है वह क्यों जरूरी है। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस का यहाँ पर बात किया गया है। पहला क्वेश्चन है, क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? पहला क्वेश्चन है, क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? दूसरा क्वेश्चन है, क्या बिना लोकतंत्र के भी चुनाव हो सकता है? ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं, और हम लोग यह बात करते हैं कि लोकतंत्र जो है किस तरह का होता है। चलते हैं थोड़ा सा बोर्ड पर। देखिए लोकतंत्र आप लोग 9th और 10th क्लास में जो है पूरा लोकतंत्र के बारे में ही सिविक्स की किताब में दी गई बातें हैं। इसके संबंध में आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र तो आपको पता होगा, लोगों का शासन। ठीक है, लोगों का शासन जिसमें जनता जो है भाग लेती है। अब यहाँ देखिए यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसका अंतर मैं आपको करते हुए चलता हूँ। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जो बच्चों जनता स्वयं भाग लेती है। क्या लेती है? जनता स्वयं भाग लेती है, और यहाँ पर जो है जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। शासन में जनता के
प्रतिनिधि भाग लेते हैं, यहाँ पर जनता स्वयं भाग लेती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए, यह जो शासन व्यवस्था है यह कोई वंशानुगत चलने वाली व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जो है जनता, कोई भी साधारण जनता जो है चुनाव के माध्यम से जो है आपको इसमें पार्टिसिपेशन हो सकता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर यह निश्चित नहीं है कि जो जैसे पहले हुआ करता था, मोनार्की हुआ करता था, राजतंत्र हुआ करता था। ठीक है, वहाँ पर राजा का बच्चा जो है ही राजा बनता था। लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी नागरिक जो है शासन की बागडोर संभाल सकता है। ठीक है, यह इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा कि यह अगर लोकतंत्र है और यहाँ पर अगर चुनाव ही नहीं हो तो एक ही आदमी बना रहेगा, तो वह व्यवस्था तो लोकतंत्र वास्तव में होगी नहीं। इसलिए पहला जो प्रश्न था कि क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है, तो निश्चित रूप से यह संभव नहीं होगा। अगर वह होता भी है तो वास्तविक लोकतंत्र के रूप में उसे काउंट नहीं किया जाएगा। जहां तक बात है दूसरे प्रश्न की, क्या बिना लोकतंत्र के भी चुनाव हो सकता है? एकदम हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि विश्व में केवल ऐसी शासन व्यवस्था लोकतंत्र ही नहीं है, इसके अलावे भी और लोक व्यवस्थाएं हैं, जैसे आपका मोनार्की हुआ, टिरनी हुआ, अरिस्टोक्रेसी हुआ, ओलिगार्की हुआ, उसके बाद आपका डेमोक्रेसी आता है, और उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात आती है। ये जानेंगे हम लोग थोड़ा सा आगे चल करके। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, एक बार फिर से स्लाइड्स की ओर चलते हैं कि क्या इसमें चीजें कही गई है। देखिए, यह अंतर जो है अभी आपको बताया गया था बोर्ड पर भी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं भाग लेती है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। और यह जो होती है बच्चों, यह बड़ा जो क्षेत्र होता है वहां पे होता है। उसका कारण क्यों है, क्या है कि देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं भाग लेती है, वहां पर चुनाव कराने की जरूरत नहीं होती है। तो जब तक वैसी जगह ना होगी जहां पर लोग एक साथ बैठ सकें, निर्णय कर सकें, तो वह फिर संभव नहीं हो पाएगा। और यह व्यवस्था जो है प्राचीन यूनान के जो नगर राज्य हुआ करते थे वहां पे देखी जाती थी। आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र बच्चों आप जान ले कि स्विट्जरलैंड के 2 कैंटोन जो है वहां पर यह देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, भारत की अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र ना होकर के अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ पर जनता स्वयं भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं शासन में। ठीक है, ये देखिए, वह एक क्षेत्र है जिसके बारे में आपको बताया गया कि एथेंस का नगर राज्य है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात है। ये देखिए, यह स्विट्जरलैंड का करेंट जो है चीज यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पूरी पब्लिक जो है, यहाँ की जनसंख्या बहुत कम हुआ करती है, 5000 7000 इस तरह से जो है स्टेट्स हुआ करते हैं। ठीक है, और पूरे एक जगह बैठ करके देखिए, एक कागज जो है आपको इसमें दिख रहा होगा, यस और नो करके डिसीजन देते हैं कि हाँ हमको यह प्रस्ताव मंजूर है या प्रस्ताव मंजूर नहीं है। इस तरह से वहां पर निर्णय सारे लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए शासन की जो बात हम लोग कर रहे थे, 6 प्रकार शासन की बात जो है अरस्तु महोदय पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है हम लोगों को, उसके द्वारा 6 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं बताई गई है। ठीक है, एक जो है पहला है मोनार्की, जो आप देखते रहे हैं यूके में यह चलता आ रहा है, अभी भी यह है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, एक राजा होता है और उसका ही जो है पूरी फैमिली जो है राजा का प्रतिनिधित्व करते रहता है, उसमें किसी आम आदमी को जो है मौका नहीं मिलता है। उसी प्रकार टिरनी होती है, निरंकुश तंत्र इसको कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति की प्रधानता होती है और उसके मुताबिक यहाँ पर देखिए हिटलर का जो है फोटो लगाया गया है ताकि आप समझ पाएं कि वह उसके इशारे पे ही पूरी जो है शक्ति कार्य करती है। इस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं भी हैं। देखिए यह है ओलिगार्की, सॉरी एरिस्टोक्रेसी, जिसको हिंदी में अभिजात तंत्र भी कहते हैं, यहाँ पे है ओलिगार्की। ठीक है, तो ओलिगार्की और एरिस्टोक्रेसी में क्या है, कुछ लोगों का शासन। देखिए 2 तरह की शासन व्यवस्थाएं हमेशा रही है। एक शासन व्यवस्था जो रही है वह स्वहित के लिए रही है, और दूसरी प्रकार की शासन व्यवस्था जो रही है वह जनहित में और अपने आम पब्लिक के हित में की जाने वाली रही है। ठीक है, तो पहले आप देखें मोनार्की, तो मोनार्की जो है वह पब्लिक के लिए कार्य करती थी, और जो आपका टिरनी जो था
यहां देखिए आप लोग, टिरनी जो था वह अपने हित के में शासन किया जाता था, ठीक है। उसी प्रकार जब यहां पर बात हम करें, यहां पर कुछ लोग शासन करते हैं। उस पहले वाले भाग में हम देख रहे थे क्या कि एक आदमी शासन करता था, यहां पर क्या है कि कुछ आदमी शासन करते हैं, ठीक है। तो यह कुछ आदमी यहां भी है, कुछ आदमी यहां भी है। अंतर दोनों में क्या है, दोनों सेम क्वालिटी के हैं, लेकिन यह अपने हित में ना कर करके जनहित में काम करते हैं, और यह जो है अपने हित में कार्य करता है, तब इसको ओलिगार्की कहा जाता है बच्चों। और जब यह जनहित में काम करता है तो इसको अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को? चलिए देखिए, यहां पर डेमोक्रेसी है जो अभी हम लोग जिस शासन व्यवस्था में रह रहे हैं, लेकिन इससे भी अच्छी शासन व्यवस्था जो इमेजिन किया गया था अरस्तु महोदय के द्वारा, उसमें कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी जब आएगी तब वह सबसे अच्छी व्यवस्था होगी, ठीक है। देखिए, इसी चीज को यहाँ पर एक ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है ताकि आप उसका अंतर समझ सकें। एक व्यक्ति का अच्छा शासन जो होगा मोनार्की कहेंगे, कुछ लोगों का अच्छा शासन जो होगा अरिस्टोक्रेसी कहेंगे, और बहुत से लोगों का जो अच्छा शासन होगा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी कहेंगे। उसी प्रकार जब वह सेल्फिश जो इंटरेस्ट के लिए कार्य करता है एक व्यक्ति, उसको टिरनी कहेंगे, और जब कुछ लोग अपने हित में काम करेंगे तो उसको ओलिगार्की कहेंगे, और बहुत से लोग जब अपने हित में काम करते हैं तो उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। यह पॉलिटिकल साइंस में आपको इसी प्रकार से जो है समझना होगा, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं आप जो है, अभी बात हम करेंगे कि चुनाव जो है किस किस प्रकार से जो है होता है। वह एक आता है FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट, और दूसरा आता है PR, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो बताया गया है, यह FPTP का जो चित्र देख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए भारत का भी आपको नक्शा नजर आ रहा है। यहाँ पे FPTP के माध्यम से जो है बच्चों चुनाव होता है, ठीक है। और ये जो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं बाकी सारे, यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से जो है चुनाव संपन्न होते हैं। हम लोग इसको आज बहुत अच्छे से समझेंगे, और यही दो कंसेप्ट जो है मुख्य है ये चैप्टर का, और इसके आधार पे ही जो है पूरे भारत का जो है चुनाव संपन्न होता है, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं बोर्ड पे, और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है इसमें। आइए, FPTP, इसको फुल फॉर्म क्या कहते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अर्थात जो सबसे आगे रहा वही विजेता, ठीक है। इसके अंतर्गत जो चुनाव होता है आप याद रखेंगे कि जो है लोकसभा का और विधानसभा का, ठीक है। लोकसभा और विधानसभा अर्थात PM और CM का जो चुनाव होता है वह इसी के अंतर्गत होता है, ठीक है। और आप देख लीजिए, यहां पर मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे यह कार्य करता है वह मैं आपको समझा देना चाहूंगा। जैसे मान लेते हैं कि A, B, C, D और E 5 कैंडिडेट खड़े हैं। कैसे इसमें काउंटिंग होता है, कैसे परिणाम निकलता है, बहुत इजी है, इसको समझना आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। 5 कैंडिडेट खड़े हैं, और मान लीजिए कि 100 पोल होता है। 100 पोल होता नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कैसे कोई विजेता होता है, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं कोई संख्या आप लोग दे देते हैं, इसको 15 मत मिलता है, इसको 25 मत मिलता है, इसको भी 15 मत मिलता है, ठीक है। इसको 10 मत मिलता है। कितना हुआ, 15 15 30 और 10 35 और 20, 35 20 55 और 5 60 हुआ। इसको दे देते हैं 40, 100 वोट हो गया। तब आप इजी रूप से यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर विजेता कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। यही इसकी खासियत है। जो भी एक वोट से भी, अगर यहाँ पर मान लिया जाए कि 25 है और किसी को और बढ़ा करके 26 भी अगर वोट मिला होता, तो 25 वाला और 26 वाला में से 26 जो जिसको वोट प्राप्त हुआ है वह जीत जाएगा, ठीक है। इसकी यही विशेषता है। और इसकी क्या विशेषता है कि यह किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जो है मत दिया जाता है इसमें। जैसे
पूरे जो है देश को जो है एक क्षेत्र में बांट दिया जाता है, जिसको जिला के भी नाम से जाना जाता है या क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ का एक प्रतिनिधि खड़ा होता है चुनाव में, और उसी को देख करके आम जनता जो है बच्चों वोट देती है। ठीक है, तो इस प्रकार थोड़ा सा हम लोग स्लाइड्स की ओर देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें जो है आती है। देखिए यह जो है इलेक्शन 2019 का जो हुआ है उसको यहाँ पर लगाया गया है, और यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डाटा लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस FPTP के माध्यम से जो चुनाव हुआ प्रधानमंत्री का, और इसके माध्यम से CM का भी चुनाव इसी के माध्यम से होता है, आप लोग याद रखेंगे। तो यहां पर देखिए कि 37.36% वोट उनको केवल मिला है पूरी वोट का, लेकिन उनको सीट कितना मिला है 303, अर्थात 55.9% सीट जो है इनको मिला है। और जबकि इनको कांग्रेस के जो है वोट मिला है 19.49%, जबकि सीट इनको मात्र मिला है 9.6%। अब आप समझ सकते हैं कि वोट ज्यादा मिले, सीट कम मिले, या सीट कम मिले वोट ज्यादा मिले, इस तरह की चीजें इसमें बच्चों होती है। और इसकी क्या विशेषता है कि जितने भी मत होते हैं आपका जीता हुआ मत काउंट होता है, बाकी जो मत हार जाते हैं उसका कोई यूटिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है। समझ पा रहे हैं आपको? देखिए यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से इसको वही सेम चीजें दिखाया गया है कि किस पार्टी को कितने मत मिले और कितनी सीटें मिली। इस चीज को आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यह विशेषता है या इसकी कमी है। जहां तक बात है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, तो यह इसमें इस तरह की जो पोलिंग होती है कि एक भी मत जो है बच्चों बर्बाद नहीं होता है। ठीक है, इसकी यही खासियत है कि जो है यह एक भी वोट इसमें बर्बाद नहीं होता। आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं वोट पर, और समझने का प्रयास करते हैं कि इसके तहत जो है किस प्रकार से इलेक्शन होता है। ठीक है, देखिए PR हम लिखेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि इसको समझेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं, दो तरह के इसमें इलेक्शंस होते हैं। पहला जो होता है वह होता है लिस्ट सिस्टम। क्या होता है? लिस्ट सिस्टम, याद रखेंगे आप लोग, लिस्ट सिस्टम। दूसरा जो होता है वह होता है STV, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यह सिस्टम जो है हमारे भारत में भी उपलब्ध है। किसके चुनाव में? राष्ट्रपति, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, ये सब में जो है इनका कार्य होता है। जहां तक बात है लिस्ट सिस्टम की, तो लिस्ट सिस्टम में आप देखेंगे कि दो तरह की व्यवस्था जो है होती है। पहला जो होता है वह पूरे देश को एक क्षेत्र में मान लिया जाता है, और यह जो है आपका इजराइल और नीदरलैंड में उपस्थित है। ठीक है, कहाँ है? इजराइल और नीदरलैंड में। जबकि दूसरे प्रकार की जो व्यवस्था होती है वह आपको बहु सदस्यीय जो है कई क्षेत्र जो है पूरे देश को बांट दिया जाता है। कई क्षेत्र, जो पूरा जो देश है उसको क्या किया जाता है? बहुसदस्यीय भागों में जो है बांट दिया जाता है, और वहां पर जो सीटें जीत के आते हैं लोग, उसी के अनुसार जो है उसका जो है संसद में मिलता है। यह व्यवस्था कहाँ है? अर्जेंटीना और पुर्तगाल में। ठीक है, अर्जेंटीना और पुर्तगाल में यह व्यवस्था है। अब देखिए थोड़ा सा जैसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम लोग जैसे A, B, C, D और E जो है लिए थे कैंडिडेट, और 100 वोट की पोलिंग हो रही थी। वहां पर हम लोग इजीली समझ गए थे कि जो सबसे ज्यादा वोट लाया वह जीत जाता है। लेकिन यहाँ पर बच्चों इस तरह की बातें नहीं होती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं लिस्ट सिस्टम की। जैसे मान लेते हैं कि इसको 25 वोट मिला, इसको 10 वोट मिला, इसको भी 25 वोट मिला, इसको 20 वोट मिला। कितना हुआ? 25, 25, 50 और 30, 80, और इसको 20 हो गया। 20 तो 100 हो गया पूरा। अब बताइए कि इसमें जीता कौन? मान लेते हैं कि इसको 24 कर देते हैं, इसको 26 कर देते हैं। ठीक है,
24-26 अभी भी यहाँ पता चल रहा है कि 26 सबसे ज्यादा लाया है, तो क्या यहाँ पर यह विजेता हो जाएगा? जब फर्स्ट पास द पोस्ट हम पढ़े थे तो हम लोग बताए थे कि जो सबसे ज्यादा वोट लाया वह जीत जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वह नहीं जीतता है। वहां पर क्या होता है कि जो जितना परसेंट सीट लेकर के आया, जितना वोट उनको मिला, उतनी परसेंट जो है सीटें संसद में उनको दे दी जाती है। जैसे मान लिया जाए कि ए पार्टी की जो सीट है, और एक चीज याद रखेंगे कि यह व्यक्ति विशेष ना होकर के दल विशेष होता है। इसके तहत जो है प्रत्येक क्षेत्र के लिए दल के द्वारा जो है एक सूची दी जाती है। उस सूची के हिसाब से जितना परसेंट उसकी पार्टी सीट लेकर के आती है, उतने परसेंट कैंडिडेट ऊपर से जो है संसद के लिए जाते हैं, बाकी कैंडिडेट को छोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक दल जो है वह 26% सीट लेकर के आया है, अर्थात इस दल की जो लिस्ट रही होगी उसमें से 26% जो लोग हैं ऊपर से वह संसद भवन में जाएंगे, बाकी के लोग जो है वहीं पर रोक दिए जाएंगे। उसी प्रकार बी दल का जो है वह 10% सीट लेके आया है, तो यह 10% सीट जो है इस दल को मिलेगा, और इसके जो लिस्ट हुआ करती थी उसका 10% जो ऊपर का टॉप मोस्ट है वही यहां संसद पहुंचेंगे। तो सेम हर दल की हर जो जितना परसेंट वोट प्राप्त हुआ है उतना यहां पर संसद में बच्चों भेजा जाएगा। यह खासियत किसकी है आप याद रखेंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जो है दो तरह की बात की है मैंने, एक लिस्ट सिस्टम और दूसरा एसटीवी। इसकी बात मैं जस्ट अभी करूंगा थोड़ा देर इसके बाद। तो यह व्यवस्था जो है लिस्ट सिस्टम की बात मैं कर रहा हूं, जो इजराइल में और नीदरलैंड में है, जो पूरे देश को एक भागों में बांट दिया जाता है, और अर्जेंटीना और पुर्तगाल में जो है पूरे देश को कई बहु सदस्यीय क्षेत्र में जो है बांटकर जो है इलेक्शन कराया जाता है। लेकिन प्रक्रिया सेम इसी प्रकार की होती है। जितना वोट उनको मिलता है उसके अनुसार उनकी सीटें जो है वहां पर संसद भवन में सुरक्षित कर दी जाती है, बाकी के लोग जो है नीचे ही रह जाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं एसटीवी की। एसटीवी अर्थात सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है। इसका इलेक्शन अभी आप लिखे थे राष्ट्रपति के चुनाव में भी जो है बच्चों यूज होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, बहुत जो है ये टिपिकल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुतों को यह चीजें समझ में अभी भी नहीं आती है। अब देखिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। सिंगल का मतलब प्रत्येक, एक, और संक्रमण जो है वह उसका इस्तेमाल होना। तो यह हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि यह वैसी प्रणाली है जिसमें एक भी वोट बर्बाद नहीं होता है, और इसकी काउंटिंग जो होती है वह थोड़ा सा एफपीटीपी के बनिस्बत काफी थोड़ा मुश्किल होता है, जो आम लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि इसकी काउंटिंग कैसे होती है, कौन उम्मीदवार जीतता है इसमें। जैसे यहाँ पर भी जो आप देखे होंगे तो यह पहले से यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन यह अंडरस्टूड किया जा सकता है, अंडरस्टूड किया जा सकता है। लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है एसटीवी की, यह इससे भी थोड़ा जो है टिपिकल है। आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसका इलेक्शन होता है। सेम उदाहरण हम यहीं पे लेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। एसटीवी के माध्यम से पहले आप जान लें कि यह एक जो है बेसिक कोटा निर्धारित किया जाता है, बहुमत निर्धारित किया जाता है, और बहुमत कितना होता है 50% प्लस 1 सीट जब तक अगर नहीं आती है तब तक वह विजेता कोई नहीं बनता है। जैसे इस तरह का कोटा एपीटी में नहीं होता है। एपीटी में मान लिया जाए कि 200 सदस्यीय लोगों का जो है वोट पड़ना है, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि 101 सीट जिसको मिलेगा तभी वह विजेता होगा, ठीक है ना। यहां पर उस तरह के अगर मान लिया जाए कि वो 40 वोट ला करके ही सबसे ज्यादा आ गया तो वह विजेता हो जाएगा, परंतु यहां पे एसटीवी में जो है निर्धारित कोटा अनिवार्य रूप से बच्चों प्राप्त करना जरूरी होता है। अब देखिए मान लिया जाए कि एक जो है एग्जाम्पल के माध्यम से जो है हम समझने का प्रयास करते हैं। एक राज्यसभा का इलेक्शन जो है, जैसा आपके पुस्तक जो है दिया हुआ है राजस्थान का, उसमें जिक्र किया हुआ है कि राजस्थान के राज्यसभा सदस्य का जो है चुनाव होना है, और वहां 200 विधायकों के द्वारा चार राज्यसभा सीट के लिए जो है चुनाव होना है, ठीक है। अब इसका कोटा कैसे निर्धारित किया जाएगा, कितने सीट जो है
जरूरी होगा, प्राप्त करना होगा जीत के लिए, उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें। 200 टोटल वोट होता है और 4 लोग को जो है जीतना, इलेक्शन लड़ना है, तो उससे 1 से प्लस भाग करके देंगे, प्लस 1 जोड़ेंगे और जो आएगा वह जो है आपका कोटा आएगा। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, 4 + 1 5 से अगर भागा देंगे तो यहाँ 40 आ जाएगा, प्लस 1 41 जो वोट अगर किसी को मिलता है तो वह उसके माध्यम से विजेता घोषित होगा। अब देखिए इसको कैसे हम लोग काउंट करेंगे। मान लेते हैं कि ABCD 5 कैंडिडेट खड़े हैं और सेम मत जो है इसको मिलता है, 26 मिलता है, 10 मिलता है, 24 मिलता है, 20 मिलता है, 100 मिलता है। हम वही एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। तो इसमें हम क्या देखे थे, विजेता कौन होगा, जिसको 41 वोट मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्योंकि यह बहुत भ्रम करता है आदमी को कि कैसे इसकी काउंटिंग होती है। यह राष्ट्रपति के भी जो इलेक्शन होता है उसमें भी यह चीजें होती हैं। देखिए, तो अभी हम लोग क्या देखें कि किसी को जो है कोटा प्राप्त हुआ है, नहीं प्राप्त हुआ है। तब क्या होता है, दूसरे चरण में जो है बच्चों क्या होता है कि इसमें जो है सबसे कम जो सीटें प्राप्त होती हैं उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, एक राउंड में नहीं हुआ, एक राउंड में निर्णय नहीं हुआ कि कोटा किसी को मिला, तो हम लोग चलेंगे दूसरे राउंड में। दूसरे राउंड में जब चलेंगे तो दूसरा राउंड में जो सबसे कम मत प्राप्त किया हुआ होता है, अब देखिए यहाँ पर सबसे कम मत कौन प्राप्त किया है, 20, 20, 24, 26, 10, तो यह सबसे कम मत प्राप्त किया है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। यही नियम है, इसको हटा देंगे। अब यह दूसरी राउंड में जो है इसकी काउंटिंग नहीं होगी, लेकिन अभी हम लोग सीखे थे कि प्रत्येक मत का यूज होता है, तब इसको हटा देंगे तो इसका मत तो चल जाएगा नहीं, तो इसका मत को जो है क्या करेंगे, सब में बांट देंगे। सब में बांट देंगे, कैसे बांट देंगे, देखिए लिस्ट सिस्टम को समझने का थोड़ा सा हम लोग प्रयास करते हैं बढ़िया से। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है, देखिए यहां पर आप लोग जान लीजिए कि FPTP में तो अब तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के माध्यम से इलेक्शन होते हैं, लेकिन आज भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो मतदान होता है उसमें आज भी बैलेट सिस्टम से खड़ा होता है। जैसे देख लीजिए A, B, C, D, E कैंडिडेट खड़े होते हैं और इसके सामने जो है प्रत्येक के सामने एक जो है बॉक्स बना हुआ होता है। क्या बना हुआ होता है, बॉक्स बना हुआ होता है। और जब वोटर जाता है वोट करने के लिए तो उसमें अपनी सुविधा के अनुसार जो अच्छा जिसको लगता है उसके अनुसार क्रम देता है। एक जैसे मैं अगर वोट देना होगा तो मैं देता हूं C को 1 नंबर, B को 2 नंबर, C को 3 नंबर, E को 4 नंबर और D को 5 नंबर। ठीक है, तो 10 वोट इस B को भी प्राप्त हुआ होगा ना। इसी तरह तो 2 नंबर वाला जो वोट जिसको जिसको भी मिला, एक वोट में ऐसे मिला, दूसरा वोट में उसी तरह हुआ होगा, तो दूसरा वोट जो मिला होगा, हर एक दूसरा वोट जो मिला होगा उस सब को जो है बांट दिया जाएगा। ठीक है, जब बांटने के बाद मान लेते हैं कि यहां पर जो है 10 वोट में इसको 5 वोट मिला। ठीक है, ये तो खत्म हो गया। इसको 2 वोट मिला, इसको 2 वोट मिला, इसको 1 वोट मिला। अब देखिए इसकी काउंटिंग कितनी हो गई, 26 और 5 31, ये तो खत्म हो गया। 24 और 2 26, 20 और 2 22 और 20 और 1 21। अब देखिए अब क्या हमारा मिला, 41 वोट था कोटा प्राप्त करने के लिए, 41 वोटों की आवश्यकता थी। अभी भी हम देख पा रहे हैं क्या कोई बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। तो क्या करेंगे, फिर से जो है तीसरे राउंड का होगा। तीसरे राउंड में जब हम देखते हैं अब किसको हटाया जाएगा, देखिए यहाँ पर सबसे कम कौन है, यहाँ 21 है, यहाँ 22 है, यहाँ 26 है और यहाँ 31 है। तो निश्चित रूप से इसको हटाएंगे, 21 वाले को जो है हटाया जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, तो 21 वाले को हटाया जाएगा। अब तीसरे राउंड का जो है चल रहा है मतगणना, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो है तीसरे राउंड में जो है तीसरा क्रम जो है किसको किसको जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 31 है, यहाँ मान लेते हैं कि 15 वोट इसको मिला, यहाँ पर मान लेते हैं कि 10 वोट इसको मिला, 15 10 25 हो गया, सॉरी यहाँ 21 ही था, 2 वोट इसको मिला, 2 और 4 वोट इसको मिला, हो गया 15 6 21 हो गया। अब देखिए अब क्या देखते हैं यहाँ पर 21 और 15 कितना होता है, 46, 26 और 2 28 और 22 और 4
26। अब किसको आप देख रहे हैं कि एक जो है ए जो है यहाँ पर निर्वाचित घोषित किया जाएगा। इस प्रकार आप क्या देखते हैं कि जो है प्रक्रिया जो है जब तक कोटा प्राप्त नहीं होता है, जब तक मतगणना जो है कंटिन्यूअस चलते रहता है, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, और अमूमन यह दूसरे राउंड में जो है तीसरे राउंड में विजेता घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है हम लोग जब राष्ट्रपति को पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति का उदाहरण लेकर के भी जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार जो है इसकी गणना होती है। सेम प्रक्रिया उसके पद के क्रम में भी बच्चों होती है। ठीक है, यहां पर देखिए दोनों का अंतर बता दिया गया है। ठीक है ना, इसको आप लोग जो है बाद में भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और जो इसमें चीजें लिखी गई है वो सारी चीजों का जिक्र मैंने अभी आपको करके बता दिया। जैसे कि इसको पूरे देश को जो है छोटी छोटी इकाई में बांट दिया जाता है, इसमें बांटा भी जाता है, नहीं भी बांटा जा सकता है। यह जो है आपका किसी दल विशेष से इसका चुनाव होता है और यह व्यक्ति विशेष को देख करके इसमें जो है मतगणना होती है। ठीक है, इस तरह के जैसे यहाँ पर बताए थे हम शुरू में भी कि यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के लिए जो है होती है, और यह लोकसभा और विधानसभा के लिए एपीटीपी यूज होता है। ठीक है, चलिए वही चीज है, जैसे इसमें कोटा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कोटा की आवश्यकता होती है। 50% प्लस 1 सीट यहाँ नहीं भी होगा तो भी आप जीत सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 50% प्लस 1 सीट का होना बच्चों वह अनिवार्य होता है। ठीक है, अब देखिए अभी जस्ट हम लोग बात किए थे, एक उदाहरण के माध्यम से अभी समझाए थे आपको कि जो है जितने % आपको वोट मिलता है, लिस्ट सिस्टम की यह खासियत है, उतना % सीट जो है आपको संसद में प्राप्त हो जाता है। यह लिस्ट सिस्टम की खासियत है। ठीक है, लिस्ट सिस्टम में 2 प्रकार बताए थे और उस 2 प्रकार में जो है एक यहाँ आपको दिया गया है, यह आपकी किताब में भी अंकित है, और उस किताब के माध्यम से यह आपका होमवर्क है कि मान लेते हैं कि लिकुड नाम की जो पार्टी है वह इजराइल की यह एक चुनाव का यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे जो है किसको कितनी सीटें मिली है। यहाँ पे आपको बताना है कि उसका सीटों का कितना प्रतिशत रहा और मतों का कितना प्रतिशत रहा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 120 टोटल सीटें हैं और 37 सीटें जो है इसको प्राप्त हुई है। तो आप जस्ट अनुमान लगा सकते हैं कि 12 या 36 मोटा मोटी जो है 30% इसको वोट प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 30% वोट यानी कि मतों का कितना प्रतिशत होगा, तो 30%। कितना सीट मिलेगा, तो 30 सीट। इस तरह से जो है आप इसको बनाएंगे और इसको जो है देखेंगे कि यह कितना कितना सीट जो है मिल पाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जो है क्लास पसंद आई होगी। अगर किसी तरह का भी डाउट होगा तो आप लोग हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।